हेलो दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री की इस क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? प्रतिहार वंश, जिन्हें अपन गुज्जर प्रतिहार भी बोलते हैं, ठीक है, या प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। अब ये जो प्रतिहार वंश है, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, रक्षक। क्योंकि प्रतिहारों ने एक लंबे समय तक भारत की सीमा की रक्षा की है, अरब आक्रमणकारियों को भारत के द्वार पे रोक के रखा है, इसीलिए इन्हें द्वारपाल कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने को जो पॉइंट नोट करना है, तो प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल या रक्षक। द्वारपाल या रक्षक। और द्वारपाल या रक्षक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही लंबे समय तक मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की सीमा पे रोक के रखा था, उन्हें भारत में प्रवेश करने नहीं दिया गया था। इस कारण इन्हें क्या बोला गया है? द्वारपाल या प्रतिहार कहा गया है। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, देखिए जितने भी राजवंश है लगभग सभी की उत्पत्ति के सिद्धांत सेम मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो ये फिक्स कुछ नहीं है। तो प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में भी क्या सिद्धांत मिलता है? वही अग्निकुंड का सिद्धांत मिलता है कि इनकी उत्पत्ति जो हुई वो कहाँ से हुई? अग्निकुंड से बताई जाती है। और ये सिद्धांत किसने दिया है? चंद्रवरदाई ने दिया है अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में। उनके अनुसार गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे युद्ध किया था, जिसमें से 4 योद्धाओं का जन्म हुआ था, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, ठीक है। तो प्रतिहार वंश ये वही है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे प्रतिहारों के बारे में आपके भंडारकर ने क्या कहा है। डॉक्टर भंडारकर, तो डॉक्टर भंडारकर के अनुसार ये जो प्रतिहार लोग हैं विदेशी जाति खज या खज्जर के वंशज हैं। किसके वंशज है? यहाँ दूसरी भाषा में कह सकते हो कि प्रतिहारों की उत्पत्ति खज जाति या खज्जर जाति से हुई है। किसके अकॉर्डिंग? आपके डॉक्टर भंडारकर के अकॉर्डिंग। फिर आपके आता है स्मिथ स्टेनफोली। स्मिथ स्टेनफोली ने प्रतिहारों को हूणवंशी बताया है। क्या बताया है? हूणवंशी बताया है। क्या बताया है? हूणवंशी बताया है। स्मिथ स्टैनफोली ने प्रतिहारों को हूणवंशी बताया है, ठीक है। फिर आपके प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। और लक्ष्मण कौन? भगवान राम के भाई। तो प्रतिहार स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक तो प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या हो गया? द्वारपाल हो गया, रक्षक हो गया। दूसरा आपकी इनकी उत्पत्ति के बारे में जो पॉइंट अपने को याद रखते हैं, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति हुई है खज जाति से हुई है। वहीं स्मिथ स्टैनफोलिन ने हूणवंशी बताया है। और वहीं प्रतिहार स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। आगे देखिए, आगे जो चर्चा करेंगे आपकी प्रतिहारों की उत्पत्ति या मूल निवास, उत्पत्ति तो पढ़ लिया, सॉरी, मूल स्थान इनका क्या था? प्रतिहारों का मूल स्थान, ठीक है। मूल स्थान में देखिए कि जो पहला पॉइंट मिलता है अपने हवेनशांग। हवेनशांग, हवेनशांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय हिंदुस्तान आया था। और इसकी जो किताब मिलती है वो मिलती है CU की। इसकी किताब कौन सी है? बुक CU की। कौन सी किताब मिलती है? CU की। अब इस किताब में आपके जो मूल स्थान बताया गया है वो बताया गया है कुलेचा। के प्रतिहारों का मूल निवास स्थान क्या है? कुलेचा। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। मूल स्थान प्रतिहारों का क्या है? कुलेचा। और इसकी जो राजधानी बताई गई है वो आपके बताई गई है पोलो मोली। क्या बताई गई है? पोलोमोली, जिसकी तुलना किससे की जाती है? भीनमाल से की जाती है।
पोलोमोली या पोलोपोली, ठीक है, भीनमाल से की जाती है। तो हवेन सांग ने प्रतिहारों का जो मूल निवास बताया है वो बताया है आपके कुलेचा भीनमाल, आप गुजरात में पड़ता है, और इसकी राजधानी भीनमाल को बताया गया है, पोलोमोली को, ठीक है। वहीं पर आपके गटियाला शिलालेख है, मंडोर से जो मिला है, गटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख? गटियाला शिलालेख। तो गटियाला शिलालेख में तो प्रतिहारों का मूल निवास बताया गया है, वो बताया है गुजरात्रा प्रदेश। और ये प्रदेश कौन सा है? गुजरात्रा प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान। कि भाई प्रतिहारों का जो मूल निवास है वो क्या है? गुजरात्रा प्रदेश है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। और इस प्रदेश के अंदर क्या क्या आता है? आपके नागौर का दक्षिणी भाग, नागौर का दक्षिणी भाग, जोधपुर और पाली, जोधपुर व पाली, ये इस प्रदेश के अंदर आता है। और इसी प्रदेश के निवासी थे, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है? गुज्जर प्रतिहार बोला गया है, ठीक है। तो गुजरातरा प्रदेश का होने के कारण ही इनके आगे वर्ड जोड़ा गया गुज्जर प्रतिहार, ना कि ये किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो गुजरातरा गुज्जर प्रदेश, गुजरातरा प्रदेश से बिलोंग करने के कारण इनको क्या बोला गया था? गुज्जर प्रतिहार बोला गया था, ठीक है। तो गटियाला शिलालेख में इनका जो मूल निवास बताया गया है गुजरातरा प्रदेश कहलाया है। तो इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? नागौर का दक्षिणी भाग, जोधपुर, पाली, ये मोटे तौर पर कह लीजिए कि पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। अब आगे देखिए, इनका जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है प्रतिहारों के बारे में, वो जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। और ये ऐहोल अभिलेख किसका है? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय, नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था, सेकंड है ये, ठीक है ना, द्वितीय है, ठीक है। और इसका जो लेखक था वो था रवि कीर्ति। तो इसमें आपके गुज्जर जाति का वर्णन मिलता है, ठीक है। फिर आपके मुहणोत नैन्सी है, मुहणोत नैन्सी आपके राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, जसवंत सिंह के दरबार में थे जोधपुर के राजा। मुहणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, ठीक है। और जिसमें से 3 प्रमुख है आपके, और 3 कौन कौन सी है? आपके मंडोर, भीनमाल, और एक आता है कन्नौज। मंडोर, भीनमाल और कन्नौज, ये 3 शाखाएं क्या है? प्रमुख है प्रतिहारों की। और प्रतिहारों की जो कुल देवी है आपके, कौन है? प्रतिहारों की कुल देवी है वो है चामुंडा माता। क्या है? चामुंडा माता। इन्हें ही बोला जाता है गाजन माता, ठीक है, चामुंडा माता या फिर गाजन माता कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? प्रतिहारों की कुल देवी है। प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया मुहणोत नैन्सी ने, जिसमें से 3 अपने को मोस्ट है, मंडोर के प्रतिहार, भीनमाल के प्रतिहार और कन्नौज के प्रतिहार। अब आगे देखिए, सबसे पहले आपके मंडोर के प्रतिहार। कहाँ के प्रतिहार? मंडोर के प्रतिहार, ठीक है, मंडोर के प्रतिहार। ये आपके प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा है। मंडोर जोधपुर में आपके प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा है। ये क्या है? आपके प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा माना जाता है, ठीक है। फिर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? प्रतिहार
वंश का संस्थापक, तो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है राजा हरिश्चंद्र को। किसको मानते हैं? राजा हरीश। संस्थापक कह लीजिए या फिर आदि पुरुष कह लीजिए या फिर मूल पुरुष कह लीजिए, आदि पुरुष कह लीजिए या फिर मूल पुरुष। प्रतिहार वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन सा है या संस्थापक कौन सा है? तो आपके राजा हरिश्चंद्र है। ठीक है। अब राजा हरिश्चंद्र के कहते हैं दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। एक थी आपके भद्रा, ये क्षत्रिय थी या छत्राणी, ठीक है। और दूसरी थी आपके तारा देवी। तारा देवी ब्राह्मण थी। क्या थी? ब्राह्मण। भद्रा के चार पुत्र थे। कितने पुत्र थे? चार। भोग भट्ट, कक, रज्जिल और दह। ठीक है। चारों ने मिलकर के मंडोर को जीता था। चारों ने मिलकर मंडोर को जीता था। किसको जीता था? मंडोर को जीता था। इन चारों ने मिलकर के किसको जीता? मंडोर को जीता था, याद रखना। ठीक है। तो प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा आपके मंडोर शाखा हो गई। और प्रतिहार वंश का जो संस्थापक माना जाता है या आदि पुरुष कह लीजिए, राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो इनकी जो क्षत्रिय पत्नी थी आपके भद्रा, चार पुत्र हुए जिन्होंने किसको जीता था? मंडोर को। ठीक है। किसको जीता था? मंडोर को जीता था। अब आगे देखिए, अगले जो राजा का उल्लेख मिलता है आपके प्रतिहारों में वो आता है रज्जिल। किसका नाम आता है? रज्जिल। ठीक है। इनके बारे में देखिए, रज्जिल के बारे में, तो प्रतिहारों की या मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक, मंडोर के प्रतिहार वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। देखिए, प्रतिहारों की जो वंशावली की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? आपके राजा हरिश्चंद्र से होती है। और वहीं पर मंडोर के राजा हरिश्चंद्र के बाद में जो मंडोर शाखा है तो उसका जो संस्थापक मानते हैं, किससे मानते हैं? आपके रज्जिल से मानते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र के बाद, राजा हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? रज्जिल से प्रारंभ होती है। ये राजा हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र थे। ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। और इसकी राजधानी क्या थी? मंडोर। राजधानी क्या थी? मंडोर। और यहां पर इसने राजसूय यज्ञ करवाया था। राजसूय यज्ञ करवाया था। राजसूय यज्ञ करवाया। ठीक है। तो आपके रज्जिल मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक। मंडोर वंशावली की शुरुआत आपके राजा हरिश्चंद्र के बाद में रज्जिल से ही होती है। ठीक है ना। तीसरे पुत्र थे लेकिन फिर भी ये क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। आगे देखिए, अगले जो राजा आते हैं वो हैं आपके नरभट्ट। नरभट्ट। अब इनके बारे में अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो रज्जिल के उत्तराधिकारी, किसके उत्तराधिकारी? रज्जिल के उत्तराधिकारी थे ये। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट अपने को क्या याद रखना है कि इन्होंने रोहिष कूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। रोहिष कूप नगर,
मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? किसका निर्माण कराया? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर अगले जो राजा आते हैं, अगले राजा का नाम मिलता है हमें नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम के बारे में अपने को क्या पॉइंट याद रखना है? एक तो अन्य नाम नाहड़, ठीक है। दूसरा, इन्होंने राजधानी परिवर्तन की थी, राजधानी परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन कहां से? मंडोर से मेड़ता। मंडोर से मेड़ता ले गए थे और मेड़ता के बाद में भीनमाल गए थे। तो मंडोर से मेड़ता इन्होंने राजधानी बदली थी। और इनकी पत्नी कौन थी? जज्जिका देवी। इनकी पत्नी कौन है? जज्जिका देवी। अब इनके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो। एक था तात, वैराग्य धारण कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया इसने। और दूसरे थे भोज, ये आपके राजा बने। क्या बने? राजा बने। तो आपके नागभट्ट प्रथम, अन्य नाम है नाहड़, राजधानी ये मंडोर से मेड़ता ले गए थे। और पत्नी थी जज्जिका देवी, जिनके दो पुत्र हुए, एक तात जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, संन्यास ले लिया था, और दूसरे थे भोज जो राजा बने। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगले जो राजा बने, तो अगले जो राजा है प्रतिहार भोज या भोज प्रतिहार। भोज प्रतिहार, ठीक है। फिर अगले जो राजा आए वो आपके बने सीलुक। कौन राजा बने? सीलुक बने। तो सीलुक के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने आपके जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनाया था। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। फिर अगले जो राजा आते हैं वो उल्लेख मिलता है अपन को भीलादित्य का। भीलादित्य, और इनके बारे में कोई विशेष पॉइंट नहीं है। फिर अगले जो राजा आए वो आए कक। कौन आए? सॉरी, भीलादित्य, एक सेकंड। सिलुक, सिलुक के बाद में जो राजा बने आपके झोट प्रतिहार। कौन राजा बने? झोट प्रतिहार राजा बने। और इनके बारे में क्या बात पॉइंट याद रखना है? तो नंबर एक पॉइंट है आपके प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक राजा। प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक क्या थे? ये राजा थे। और इन्होंने गंगा में समाधि ली थी। गंगा में समाधि ली थी। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गटियाला शिलालेख से मिलती है। गटियाला शिलालेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? गटियाला शिलालेख से मिलती है। फिर अगले जो राजा है वो देखिए, अगले राजा आए आपके भीलादित्य। कौन आए? भीलादित्य। इनके बारे में कोई विशेष पॉइंट नहीं है। फिर आए आपके कक। राजा कौन आए? कक आए। कक के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है? तो कक के बारे में याद रखना है कि भाटी राजवंश की राजकुमारी, भाटी राजवंश की राजकुमारी पद्मनी से विवाह किया था। भाटी राजवंश की राजकुमारी पद्मनी से इन्होंने विवाह किया था। और ये आपके व्याकरण और ज्योतिष के ज्ञाता थे। व्याकरण और ज्योतिष के ज्ञाता थे।
फिर अगले जो राजा आए आपके कक्कुक। अगले राजा कौन है? कक्कुक। और इनके बारे में अपने को क्या पॉइंट याद रखना है? तो इन्होंने आपके मंडोर में 2 शिलालेख लगवाए थे। मंडोर में 2 शिलालेख लिखवाए या लगवाए। और इनको किस नाम से जानते हैं? गटियाला शिलालेख के नाम से जाना जाता है। गटियाला शिलालेख नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? गटियाला शिलालेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम भीनमाल के प्रतिहार। कहाँ के? भीनमाल के प्रतिहार। अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे वो थे मंडोर के प्रतिहार, और अब अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो कौन से हैं? भीनमाल के। तो भीनमाल के प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है आपके? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ये आपके भीनमाल के प्रतिहार वंश का क्या है? संस्थापक है। ठीक है, अब भीनमाल आपके नागभट्ट के बारे में क्या बात पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहले उपनाम। उपनाम इनको बोलते हैं नागावलोक, नारायण का अवतार, नारायण का अवतार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र के दंभ, दंभ होता है ईगो, इंद्र के दंभ का नाशक और मलेच्छ नाशक। मलेच्छ होता धर्म विरोधी, जिनका धर्म भ्रष्ट हो गया, मलेच्छ नाशक। ठीक है, तो मलेच्छ आपके जो गैर धर्मी लोग हैं, जिनका धर्म का पतन हो चुका है, तो उनको मलेच्छ बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके उपनाम है किसके? नागभट्ट प्रथम के। और इसी में और आपको याद रखना है कि इसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। किसने? आपके नागभट्ट प्रथम ने, और नागभट्ट भीनमाल वाले ने। ठीक है ना, तो नागभट्ट प्रथम ने किसको राजधानी बनाया था? आपके उज्जैन को दूसरी, पहली तो भीनमाल हो गई, दूसरी उज्जैन को बनाया था। और नागभट्ट प्रथम के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि इसके समय समस्त जितने भी राजपूत कुल थे वो सब इनके क्या थे? सामंत थे। क्या थे? राजपूत कुल इनके सामंत थे। राजपूत वंश इसके सामंत थे। जैसे कौन कौन? गुहिल, राठौड़, चौहान, चालुक्य, चंदेल और परमार। ये आगे चल के सभी ने अपने अपने राजवंश स्थापित किए। तो इन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता पाई वो किससे पाई थी? प्रतिहारों से। ठीक है ना, ये शुरुआत में सब किसके अधीन थे? प्रतिहारों के ही अधीन थे। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम के समय ये जितने भी राजपूत वंश थे ये क्या थे? इनके सामंत थे। फिर आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं अगले राजा के बारे में। अगले राजा है वो आए आपके कक्कुक या कक्कुस्थ। कक्कुक, कक्कुस्थ। ठीक है, और इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है अपने को? इन्होंने मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण कराया।
क्या करवाया था? मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, और ये राज्य का दूसरा विजय स्तंभ है। राज्य का क्या है? दूसरा विजय स्तंभ है। देखिए, हालांकि जब भी विजय स्तंभ का नाम आता है तो सबसे पहले बच्चों के ध्यान में क्या आता है? चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने निर्माण कराया। तो महाराणा कुंभा का जो विजय स्तंभ है वो सबसे अधिक फेमस है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान में कई विजय स्तंभों का निर्माण हो चुका है। तो उसमें से एक तो आग पे आ गया मंडोर का जो विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण कक्कुक ने कराया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ वो है आपके बयाना में, भीमलाट या ऊषा लाट कहते हैं। तो नोट डाल के ही नीचे लिख लेना, आपके राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, इसको बोला जाता है भीमलाट या ऊषा लाट। और ये है कहाँ पर? बयाना में। और इसका जो निर्माण कराया था विष्णुवर्धन ने करवाया था, गुप्त काल में करवाया था निर्माण विष्णुवर्धन। और जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपके गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तो कक्कू के समय की एक प्रमुख घटना याद रखनी है कि इसने मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, और ये राजस्थान का क्या है? दूसरा विजय स्तंभ है। जबकि राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो भीमलाट या ऊषा लाट है, और ये बयाना भरतपुर में पड़ता है आपके, और ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा करते हैं। अगला जो राजा आया वो था आपके वत्सराज। अगले राजा कौन है? वत्सराज, ठीक है। वत्सराज अगले राजा बने। अब वत्सराज के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं अपने को, वो देखिए। तो नंबर एक जो पॉइंट है आपके, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके वत्सराज को। किसे माना जाता है? वत्सराज को माना जाता है। दूसरा पॉइंट, उपाधि क्या है? रणहस्तिन। उपाधि क्या है? रणहस्तिन। यानी कि युद्ध का हाथी। इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध का हाथी, ठीक है। फिर आपके इसके समय त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई। त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई थी? त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। देखिए, प्राचीन काल में जो भारत का कहते हैं ना सेंटर पॉइंट था, या राजधानी मान लीजिए, जो संपूर्ण भारत को रिप्रेजेंट करता था, भारत का सम्राट कहलाता था, तो वो था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का राजा भारत का सम्राट कहलाता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अशोक हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ, तो ये सब पाटलिपुत्र के राजा थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि पाटलिपुत्र का पतन हो गया, और पाटलिपुत्र के पतन के बाद में भारत में एक नए नगर का उदय हुआ, जिसको था कन्नौज, ठीक है। कौन सा था? वो था कन्नौज था। कौन सा नगर था? अब कन्नौज पे अधिकार को लेकर के तीन राजवंशों में संघर्ष चला। कन्नौज पे अधिकार करने को लेकर के तीन राजवंशों में संघर्ष चला, जिसे अपन बोलते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। और ये तीन राजवंश कौन कौन से थे? एक तो आपके प्रतिहार वंश, एक दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, और एक था बंगाल का पाल वंश। तो कन्नौज पे अधिकार को लेकर के कितने युद्ध? आपके तीन राजवंशों में संघर्ष हुआ, जिसलिए क्या बोलते हैं आपके त्रिकोणीय संघर्ष। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, और एक आता है प्रतिहार वंश। और कन्नौज पर मैक्सिमम समय तक जिसका अधिकार रहा था वो प्रतिहार वंश ही था। किसका? कौन सा था? प्रतिहार वंश था। अब इसी में पॉइंट नोट कीजिएगा कि आपके वत्सराज ने पाल राजा धर्मपाल को हराया था। पाल राजा धर्मपाल को क्या किया था? हराया था, ठीक है। और राष्ट्रकूट राजा
राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित हुआ था। ध्रुव से क्या हुआ था? पराजित हुआ था। ठीक है, तो आपके वत्सराज ने पाल राजा धर्मपाल को तो हराया था, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से क्या हो गए थे? ये पराजित हो गए थे। तो त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला प्रतिहार राजा पूछा जाएगा तो वत्सराज नाम लीजिएगा। कौन सा है? वत्सराज। तो त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले पहले प्रतिहार राजा वत्सराज थे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए वत्सराज के समय में, वत्सराज के समय में आपके उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कुवलय माला ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? कुवलय माला ग्रंथ लिखा। वहीं आपके जिनसेन सूरी ने, जिनसेन सूरी ने आपके हरिवंश पुराण लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा था जिनसेन सूरी ने। और आपके वत्सराज ने ओशिया में महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया था। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया था। ओशिया जोधपुर में पड़ता है। किसने कराया था? वत्सराज ने। और ये पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो टेम्पल है ओशिया में पश्चिमी पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। तो वत्सराज एक तो आपके प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक याद रखना है। उपाधि थी रणहस्तिन। त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। कन्नौज पे अधिकार को लेकर 3 राजवंशों में जो संघर्ष हुआ उसको बोलते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। और त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले पाल वंश बंगाल में था, राष्ट्रकूट वंश आपके दक्षिण भारत में था और प्रतिहार उत्तर भारत में थे। ठीक है, तो इसने धर्मपाल को हराया था और ध्रुव से खुद हार गए थे। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ लिखा था, वहीं जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण लिखा था। और ओसिया में महावीर स्वामी के मंदिर का क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण कराया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले राजा के बारे में। अगले जो राजा हैं वो है आपके नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट सेकंड, ये अगले राजा हैं आपके। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय के बारे में क्या बातें याद रखनी है? एक तो पिता कौन थे? पिता थे आपके वत्सराज। ठीक है, और माता थी सुंदर देवी। माता कौन थी? सुंदर देवी थी। ठीक है, और सुंदर देवी थी। और इनकी जो उपाधि है आपके, उपाधि जो मिलती है परम भट्टारक, महाराजाधिराज, इनकी उपाधि मिलती है। फिर इन्होंने आपके कन्नौज के राजा चक्रायुध को पराजित किया था। चक्रायुध को हराया था। किसको हराया? कन्नौज के राजा चक्रायुध को पराजित किया था। ठीक है, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज पर अधिकार, और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और यहीं से आपके प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ होता है। प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ होता है।
प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो पिता थे वत्सराज, माता थी सुंदर देवी, उपाधि है परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को हराया, कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया, और यहीं से आपके कन्नौज के प्रतिहार शाखा का प्रारंभ होता है, या प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ होता है। तो 3 शाखाओं का आपने जिक्र किया था, मंडोर के, भीनमाल के और कन्नौज के। अब आगे बढ़ते हैं, अगले जो राजा बने वो आए मिहिर भोज। अगले राजा कौन है? मिहिर भोज। ठीक है, आपके प्रतिहार वंश के सबसे ताकतवर राजा थे। प्रतिहार वंश के सबसे ताकतवर राजा, ठीक है, क्या थे? सबसे ताकतवर राजा थे। इनकी जो उपाधि है वो है, एक तो आपके आदि वराहा, और क्या है? आदि वराहा। और आपके आदि वराहा की उपाधि जो मिलती है ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। किस में मिलती है? ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। और एक है प्रभास, और प्रभास जो उपाधि मिलती है दौलतपुर अभिलेख में मिलती है। दौलतपुर अभिलेख में मिलती है। ये दोनों ही अभिलेख किसके हैं? मिहिर भोज के हैं। किसके हैं? मिहिर भोज के हैं। और ये दोनों उपाधियां किसकी है? आपके मिहिर भोज की है। किसकी है? मिहिर भोज की है। मिहिर भोज के जो पिता थे वो थे रामभद्र। कौन थे? रामभद्र। तो नागभट्ट द्वितीय के बाद में जो राजा बने वो रामभद्र बने थे। ठीक है, और इनकी जो माता का नाम मिलता है अप्पा देवी। माता का नाम क्या मिलता है? अप्पा देवी। और मिहिर भोज को आपके प्रतिहारों का पितृहंता बोलते हैं। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता कहते हैं। रामभद्र, अपने पिता रामभद्र को मार करके ये राजा बने थे। क्या बने थे? राजा बने थे। फिर देखिए कि इनके समय आपके अरब यात्री सुलेमान आया था। अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया? अरब यात्री सुलेमान आया था। और सुलेमान की किताब का नाम है आपके, बुक कौन सी है? किताब उल सिंध वल हिंद। ये आपकी इसकी सुलेमान की किताब है। सुलेमान ने आपके मिहिर भोज को क्या बोला है? मिहिर भोज को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। इस्लाम का शत्रु बताया है। इसके अलावा अरबों का अमित्र बताया है। कि अरबों का क्या है? अमित्र। मित्र नहीं है, शत्रु है। इस्लाम धर्म का शत्रु बताया, अरबों का मित्र बनाया, और भारत को काफिरों का देश कहा है। काफिर जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता, काफिरों का देश कहा है। क्या कहा है? काफिरों का देश कहा है। याद रखिएगा। तो मिहिर भोज के समय आपके अरब यात्री सुलेमान आया था, जिसकी किताब है किताब उल सिंध वल हिंद। और इसने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा है, अरबों का अमित्र कहा है, और वहीं पर भारत को काफिरों का देश कहा है। ठीक है, अब देखिए मिहिर भोज खुद एक उच्च कोटि का विद्वान था, तो उसने भी खुद ने कई ग्रंथ लिखे थे। मिहिर भोज के ग्रंथ कौन कौन से हैं? मिहिर भोज के ग्रंथ, ठीक है, मिहिर भोज के ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो आपके आता है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश। दूसरा जो ग्रंथ आता है आपके शब्दानुशासन। आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है, संस्कृत कंठाभरण।
ठीक है ना। राज मार्तंड, कृत्य कल्पत्रु, कृत्य कल्पत्रु, और एक ग्रंथ है आपके योग सूत्र। क्या है एक ग्रंथ? योग सूत्र है। तो श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वस्व, संस्कृत कंठाभरण, राज मार्तंड, कृत्य कल्पत्रु और योग सूत्र, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? मिहिर भोज के हैं। किसके हैं? मिहिर भोज के हैं। ठीक है। अब अगला जो राजा आया वो देखते हैं अपन। अगला जो राजा है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम अगले राजा हैं। कौन है अगले राजा? कौन है? महेंद्रपाल प्रथम। अब इनकी जो उपाधि है, महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि देखिए, इनकी उपाधि मिलती है अपने रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल चूड़ामणि। और एक इनकी उपाधि मिलती है आपके रघुकुल तिलक। और ये राजशेखर ने कहा है। किसने कहा है? राजशेखर ने। रघुकुल तिलक। ठीक है। फिर आपकी इन्होंने पाल और राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। पाल और राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। पालों की और राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को इन्होंने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और ऐसा करने वाले ये पहले प्रतिहार राजा थे। ऐसा करने वाले पहले प्रतिहार राजा। ऐसा करने वाले ये क्या थे? पहले प्रतिहार राजा थे। ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट और पालों की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था। अब इनके जो गुरु थे, गुरु व दरबारी विद्वान, गुरु और दरबारी विद्वान, वो थे राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो देखिए। राजशेखर की रचनाएं आती है आपके, एक तो आती है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव और भुवन कोश। एक है हर विलास। हर विलास। तो ये सारी रचनाएं किसकी है? आपकी राजशेखर की। राजशेखर किसके दरबारी विद्वान थे? महेंद्रपाल प्रथम के थे। किसके थे? महेंद्रपाल प्रथम के। और इन्होंने पालों और राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को क्या किया था? पराजित किया था। अब अगले राजा देखिए कौन है हमारे, वो है महिपाल। महिपाल। कौन थे? महिपाल थे। अभी तक ये कौन थे? महेंद्रपाल। और अब है आपके महिपाल। ठीक है। महिपाल की जो उपाधि मिलती है अपन को, मिलती है रघुकुल मुकुटमणि। उपाधि क्या है इनकी? रघुकुल मुकुटमणि। ठीक है। इन्होंने राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय को पराजित किया था।
किसको हराया? इंद्र तृतीय को पराजित किया था। और इनके समय आपके अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। अल मसूदी, आपकी अल मसूदी की किताब का नाम क्या है? महजुल जहाब। ठीक है। और इन्होंने प्रतिहारों को अल गुज्जर कहा है। प्रतिहारों को अल गुज्जर कहा और प्रतिहार राजा को बोरा कहा है। प्रतिहार राजा को बोरा कहा है। क्या कहा है? बोरा कहा है। ठीक है। तो प्रतिहारों को अल गुज्जर और प्रतिहार राजा को बोरा कहा था। भारत आया था। महजुल जहाब इसकी क्या है? रचना है। अब अगले जो राजा हैं वो आपके देखिए, वो है राज्यपाल। महत्वपूर्ण राजा आपके राज्यपाल। और राज्यपाल के समय की प्रमुख घटना है आपके 1018 ईस्वी महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी एक तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। और इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था 16वां आक्रमण, जिसने 1025 ईस्वी में किया था, सोमनाथ मंदिर पर किया था। ठीक है। तो इसने 1018 ईस्वी में आपके महमूद गजनवी ने राज्यपाल यानी कि कन्नौज पर आक्रमण किया था और राज्यपाल ने इसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर आपके जो राजा आते हैं वो आते हैं यशपाल। अंतिम राजा थे यशपाल। ये क्या थे? अंतिम राजा। प्रतिहार वंश के अंतिम राजा थे। और इनके समय आपके चंद्रदेव गहड़वाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी कि कौन से वंश की स्थापना हो गई? गढ़वाल वंश की। कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो ये हमारा जो प्रतिहार वंश था ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।